क्या आपने कभी अपने आर्टिकल्स जैसे कि घड़ी या अपनी कोई व्हीकल जैसे साइकिल या कोई और व्हीकल कभी रिपेयरिंग के लिए दिए हैं? या फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए अपने कपड़े ड्राई क्लीनर के यहाँ या वेयर हाउस या क्लोक रूम में अपने सामान को टेम्परेली डिपॉजिट किया है? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होती हैं? तो चलिए आज हम जानेंगे उसी के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं विशाखा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड केसेस। फैक्ट्स इसके ये हैं कि द टर्म बेलमेंट डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर, यानी कि जो बेलमेंट टर्म है वो डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड बेलर से, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, यानी कि डिलीवर करना। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा गुड्स होते हैं, यानी कि सामान होते हैं हमेशा। बेलमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इन विच द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन टेम्परली गोज इन टू द पोजेशन ऑफ अनदर, यानी कि बेलमेंट एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें किसी एक पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी दूसरे को वो डिलीवर करता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन सिर्फ डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को। यानी कि यहाँ पे ये जो बात है मेन वो ये है कि ओनरशिप डिलीवरी नहीं होती है, सिर्फ पोजेशन की डिलीवरी होती है। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो उसके सेक्शन 148 के अंदर बेलमेंट की बात की गई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, जिसमें 3 चीज़ें डिफाइन की गई हैं सेक्शन 148 में: बेलमेंट, बेलर एंड बेली, यानी कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसकी जो 2 पार्टीज होती हैं उनके बारे में। अब बेल जो डिफाइन किया गया है वो ये है: अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन्स डिलीवरिंग देम। यानी कि वही बात है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस, किसी न किसी उद्देश्य से, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the persons delivering them। यानी कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, अकॉम्प्लिश हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी वापस कर दी जाती है प्रॉपर्टी के ओनर को, या उसी के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज किया जाता है जैसा वो कहे। यहाँ 2 पार्टीज होती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, बेलर एंड बेली। बेलर वो होता है पर्सन जो गुड्स को डिलीवर करता है, यानी कि जो अपना सामान देता है, और बेलर जो होता है जिसको सामान डिलीवर किया जाता है। द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली, यानी कि जिसको सामान दिया जाता है वो होता है बेली। आगे देखते हैं। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं या किसी भी लॉ का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उस टॉपिक के इसेंशियल एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ रहे हैं तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जो इसेंशियल है वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए, ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेशन से ही आते हैं। जब हम पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे करके एक एक इसेंशियल एलिमेंट मिलता जाता है। फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि चेंज ऑफ पोजेशन होना चाहिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही है। सेकेंड एलिमेंट है डिलीवरी शुड बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो डिलीवरी है वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है द डिलीवरी मेड फॉर सम पर्पस, और किसी ना किसी पर्पस के ही लिए डिलीवरी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड या कंप्लीटेड, गुड्स शुड बी रिटर्न टू द ओनर और अकॉर्डिंग टू हिज मैंडेट, यानी कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाए तो जो गुड्स है, जो सामान है, वो वापस ओनर को रिटर्न होने चाहिए। फिर देखते हैं सेक्शन 149 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बात करता है कि ये जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो कि पहला इसेंशियल एलिमेंट है वो किस किस तरीके से हो सकता है। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो सकती है सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग 2 तरीके से: एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन में क्या होता है, फिजिकल डिलीवरी होती है, यानी कि सामान हैंड ओवर किया जाता है डायरेक्टली फिजिकली। और सेकंड जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यहाँ पे कोई फिजिकल पोजेशन का चेंज नहीं होता है, यानी कि सामान खुद उठा के हैंड ओवर नहीं किया जाता है। सिर्फ मान लीजिए, जैसे कंस्ट्रक्टिव का एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए किसी रूम में कोई सामान पड़ा हुआ है जिसकी पोजेशन को डिलीवर करना है, तो उस रूम में सामान है और उस रूम की चाबी, ताला लगा के उस रूम की चाबी आपने दूसरे को दे दी, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गई। यानी कि वो सामान उठा के आपने डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं किया, पर जिस रूम में वो सामान रखा है उस रूम की चाबी आपने दे दी, तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कह सकते हैं। इसके बाद एक केस आता है कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विजय लक्ष्मी। इस केस में हुआ ये कि एक लेडी थी, उन्होंने अपने कुछ ऑर्नामेंट्स बनने के लिए दिए हुए थे गोल्ड स्मिथ के यहाँ ज्वेलरी शॉप पे, और वो ये करती थी कि डेली शॉप बंद होने के पहले जितने भी आधे बने हुए ऑर्नामेंट्स रहते थे उनको एक अलग बॉक्स में उसकी शॉप के अंदर ही रखती थी और उस बॉक्स को लॉक करके उसकी चाबी खुद ले जाती थी। फिर एक रात हुआ ये कि गहने हो गए चोरी। लेडी ने गोल्डस्मिथ के अगेंस्ट एक्शन लिया, लॉस के लिए, जो ऑर्नामेंट्स के लॉस के लिए एक्शन लिया। मद्रास हाई कोर्ट ने गोल्डस्मिथ को एज अ बेली नहीं माना और उसकी पोजेशन भी नहीं मानी गई। एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मानी गई उन लेडी की,
ऑर्नामेंट्स पे। अब ये तो रहा मद्रास हाई कोर्ट का व्यू। नाउ डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, गोल्डस्मिथ को लायबल होना चाहिए था यहाँ पर या नहीं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये केस रिलेटेड है अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, जो एक सेकेंड एसेंशियल है, डिलीवरी मस्ट बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही डिलीवरी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। तो यहाँ पे एक केस है राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इस केस में हुआ ये कि जो है, जो इस केस में प्लेंटिफ था उसके ऑर्नामेंट्स हो गए थे चोरी। फिर बाद में पुलिस ने उन ऑर्नामेंट्स को रिकवर कर लिया, और फिर बाद में ये हुआ कि पुलिस कस्टडी से वो ऑर्नामेंट्स फिर से चोरी हो जाते हैं। यहाँ प्लेंटिफ ने पुलिस के अगेंस्ट एक्शन लिया जो कि डिसमिस हो गया। पुलिस को यहाँ मतलब यहाँ के अथॉरिटी को, स्टेट के अगेंस्ट एक्शन को नहीं माना गया, सस्टेन नहीं किया गया, डिसमिस कर दिया गया। और यहाँ पे ये हेल्ड किया गया कि स्टेट और प्लेंटिफ के बीच कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं था, तो स्टेट को लॉस के लिए लायबल नहीं माना जा सकता। फिर आगे चल के कुछ चेंजेस आए हैं जहाँ पे नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को भी माना गया है। जैसे एक केस है, यहाँ पे आता है, हम देख लेते हैं ये नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के केस। पहला केस है लैसल गांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस प्रभुदास हाथीबाई। इस केस में हुआ ये कि यहाँ पे कुछ टोबैको के जो है वो थे, पार्टनरशिप फर्म के कोई टोबैको के पैकेजेस थे, वो इनकम टैक्स ड्यू होने की वजह से अथॉरिटीज़ ने सीज़ कर दिए। उनके गोडाउन में वहाँ पे ताला लगा दिया और चाबी पुलिस अथॉरिटी को दे दी। एक बार हुआ वहाँ पे हो गई तेज़ बारिश, और जो उसकी छत थी, जो रूफ थी उस गोडाउन की, वो लीक कर रही थी। तो उस बारिश के पानी से वो सारे टोबैको डैमेज हो गए पानी से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर जिनकी देख रेख में वो था, वो गोडाउन, उनको यहाँ पे लायबल हेल्ड किया गया और यहाँ पर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना गया प्लेंटिफ के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, या जो भी देख रेख कर रहे थे उस अथॉरिटी का। और ये कहा गया कि अथॉरिटी ये प्रूव करे या तो कि उन्होंने रीज़नेबल केयर ली थी, केयर की थी उस सामान की, कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से केयर की, फिर भी वो जो हुआ, जो बारिश से डैमेज हुआ, वो उनके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए डैमेज हुआ, या तो वो ये प्रूव करे, अदरवाइज़ वो लॉस के लिए लायबल होंगे। ये जो है इसमें हेल्ड किया गया। सेम केस आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस महमूद मोहम्मद हाजी हसन का। इस केस में मोटर व्हीकल को सीज़ किया गया था किसी लॉ के वायलेशन की वजह से, और उसकी केयर नहीं की गई फिर अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उसमें भी डैमेजेस हुए, लॉस हुए उसके साथ। तो उसके लिए भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ को लायबल माना गया था, और एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना गया था प्लेंटिफ, जिसकी व्हीकल सीज़ हुई थी, और ऑफिसर्स के बीच या अथॉरिटी के बीच। तो इस तरीके से नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को भी रिकॉग्नाइज किया गया है आगे चल के इन केसेस में। और भी केसेस हैं जिनमें किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर किया है आगे के केसेस में। फिर आते हैं अदर एग्जाम्पल्स हैविंग एन एलिमेंट ऑफ बेलमेंट, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनमें बेलमेंट का एलिमेंट है। पहला एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में बेलमेंट का एलिमेंट क्या है, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो होता है वो सेंडर ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जो आर्टिकल को सेंड कर रहा है उसके लिए बेली के तरीके का काम करता है। देखिए, बेली की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ऑब्लिगेशन की, तो बेली की जब हम ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि एक ड्यूटी बेली की होती है, ड्यूटी टू टेक केयर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट उसके पोजेशन में है, जो गुड्स उसके पोजेशन में है, उनकी केयर करना बेली की ड्यूटी है। तो इसीलिए ये सारे केसेस में जो बातें हुई वो थी। तो पोस्ट ऑफिस जो है एक तरीके से बेली होता है सेंडर ऑफ द आर्टिकल के लिए, तो ये एक तरीके से बेलमेंट का एलिमेंट इसके अंदर होता है। फिर आता है हायर परचेज अग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक केस था दामोदर वैली कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में हेल्ड किया गया कि हायर परचेज अग्रीमेंट जो है, इसमें बेलमेंट का तो एलिमेंट है ही, साथ में सेल, एलिमेंट ऑफ सेल भी है, सेल का एलिमेंट भी है। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने मिस्टर वाई से कार ली, एक इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने ली, और वो उसको यूज़ कर रहे हैं। अब जब तक उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे उनसे ली हुई है, वो सिर्फ उनको राइट है सिर्फ उस कार को यूज़ करने का, वो उसके लीगल ओनर नहीं बनेंगे, सिर्फ यूज़ करने का राइट है। फिर यहाँ तक तो चल रहा है बेलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और उस कार को यूज़ कर रहे हैं। फिर अगर वो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हैं तो लास्ट में चाहे तो वो कार को परचेज़ भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं सारे इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। तो वहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट ऑफ सेल, यानी कि वो उसको ख़रीद ले रहे हैं, परचेज़ कर ले रहे हैं, और उसके पहले तक हायरर थे वो, यानी कि उन्होंने हायर की हुई थी इंस्टॉलमेंट पे। तो इस तरीके से जो हायर परचेज अग्रीमेंट होता है, इसमें बेलमेंट का भी एलिमेंट होता है, और साथ ही साथ एक ऑप्शन होता है सेल का भी। तो ये रिलेटेड केस है दामोदर वैली कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इससे। तो ये था पूरा इसके बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।